गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारा लास्ट टॉपिक था राष्ट्रपति, उसका हमने पार्ट 1 किया था। और अब बहुत आई थिंक 10-12 दिन का गैप हो गया क्योंकि कुछ फैमिली इमरजेंसी थी, तो मुझे इतने दिन गैप रहना पड़ा। ठीक है। अब कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लासेस, और आज हम करेंगे पार्ट 2, है ना, राष्ट्रपति का। जो मेरी क्लास 11 है उसका पार्ट 2 करेंगे। और अब ये क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी फैमिली कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि ऐसी कुछ मैटर था कि मुझे वहां पे रुकना जरूरी था। ठीक है, चलिए। तो आज से हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति का पार्ट 2, है ना। आई थिंक पार्ट 1 आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। क्लियर? ठीक है, चलिए। इसके साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि हमने मिशन तेजस शुरू किया है 24-25 का, ठीक है, जिसमें हिमाचल जीके आपको डेली एक क्लास दी जाएगी, है ना, 4 बजे शाम को। ठीक है। और सूरज सर ही आपको क्लास देंगे। सूरज सर हैं जो आपकी एचपीजीके की डेली लाइव क्लास लेंगे 4 बजे। ठीक है, हिमाचल जीके की। ओके। और वो क्लास 1 आज से शुरू है। क्लियर? तो आपने लाइव रहना है वहां पे और इसको अटेंड करना है। क्लियर? और एक और क्लास हम देने जा रहे हैं मिशन तेजस में ही, ठीक है, मैथमेटिक्स की, जो लकी सर आपको देंगे। ठीक है, क्लास 1, इट मीन वो आज से ही शुरू है, लाइव है, 5 PM है, मतलब 5 बजे वो आपके डेली क्लास होगी मैथमेटिक्स की 5 बजे, और हिमाचल जीके की 4 बजे। तो आपने ये दोनों क्लासेस के लिए क्या रहना है, लाइव रहना है 4 बजे और 5 बजे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमने 25 क्वेश्चन किए थे राष्ट्रपति के, और आज मैं शुरू करूंगी 26 क्वेश्चन नंबर। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए, ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए की प्रक्रिया क्या है। इट मीन्स क्या प्रोसेस है जिससे हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं उसके पद से। ठीक है। और रीजन क्या रहता है राष्ट्रपति को हटाने का? रीजन ये रहता है कि अगर वो अपने संविधान का उल्लंघन करे या संविधान का अतिक्रमण करे। जो पेपर में वर्डिंग आती है ना, वो आती है कि संविधान के अतिक्रमण करने पर। ठीक है। तो अब हमने देखा कि अगर कोई भी राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण या उसका उल्लंघन करता है तो क्या करते हैं, उसको पद से हटाया जा सकता है ना। पहली बात तो ये हमें पता होनी चाहिए, राष्ट्रपति को क्या 5 साल से पहले हटाया भी जा सकता है? हाँ, बिल्कुल हटाया जा सकता है। रीजन क्या है कि संविधान का उल्लंघन करे। पेपर में वर्डिंग आती है संविधान के अतिक्रमण करने पर। ठीक है। अब क्या प्रोसेस है? संसद के द्वारा अविश्वास कब? अब एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि जो राष्ट्रपति को हटाने का जो प्रोसेस है वो हमने किस देश से लिया है, किस कंट्री से लिया है। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो ये ली गई है अमेरिका से, है ना। यूएसए से ये प्रक्रिया हमने ली है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है ना। और कौन सा आर्टिकल ये महाभियोग लगाता है? आर्टिकल नंबर 61 ये कहता है कि राष्ट्रपति संविधान का अगर उल्लंघन करता है तो उसको क्या किया जा सकता है, उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम। संविधान संसद के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, ये लगता है पीएम और उसके जो कैबिनेट है उनके ऊपर, जो मंत्री है ना जितने भी सेंटर गवर्नमेंट के, उनके ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव लगाती है। अगर पूछा जाए कौन लगाती है तो आप बोलोगे लोकसभा लगाती है। ठीक है, राज्यसभा के पास ये राइट नहीं होता है, तो ये महाभियोग से रिलेटेड नहीं है। मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को हटाने संबंधी प्रस्ताव, ये भी नहीं है। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का निर्देश, कि अगर सर्वोच्च न्यायालय ये निर्देश दे दे कि राष्ट्रपति को हटाया जाए तो क्या राष्ट्रपति को हटाया जाता है? नहीं, है ना। तो क्या है? संसद द्वारा महाभियोग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कि संसद अगर महाभियोग लगाती है, जैसे मैंने आपको बताया, वो हमने कहां से लिया? अमेरिका से लिया है। आर्टिकल नंबर 61 कहता है कि राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब ये इम्पीचमेंट जो लगाती है वो संसद लगाती है, और संसद में कौन से दो सदन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर? लोकसभा और राज्यसभा दो सदन लगाते हैं, इन दोनों से पास होना चाहिए। कैसे? अगर लोकसभा उसको पहले लगाती है, ठीक है, तो लोकसभा के 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, जो वहां पे उपस्थित है और मतदान में भाग ले रहे हैं।
ठीक है। अगर और उसके बाद वो दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा के पास जाता है, और राज्यसभा जो है वो उसको 2/3 अगर बहुमत से पास करती है, दोनों सदन अगर उसको 2/3 बहुमत से पास करते हैं, लेकिन किसका 2/3 बहुमत, जो वहां पे उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं उनका अगर 2/3 बहुमत दोनों से अलग अलग पास हो जाता है, तो जो जिस राष्ट्रपति पर लगाया जाता है उसको हटाया जा सकता है। लेकिन अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को इस प्रोसेस से नहीं हटाया गया है। क्लियर? ठीक है। और ये वाला प्रोसेस जो शुरू होता है लोकसभा और राज्यसभा वाला, उससे पहले 14 दिन पहले जो है वो क्या किया जाएगा, वो नोटिस दिया जाता है उस संबंधित प्रेसिडेंट को, है ना। ठीक है, चलिए क्लियर। ठीक है, चलिए इसके बाद साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है। और एक और इंफॉर्मेशन आपको देनी है कि आपको इन क्वेश्चंस का सारे के सारे जितना भी मैं करवाऊंगी उस सबका पीडीएफ जो है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया गया है। ठीक है। और एज इट इज मतलब आपको जो कुछ भी अगर मैं एक्स्ट्रा कुछ इसमें लिखूंगी वो भी वहां पे सेव रहेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्रवाई किसमें शुरू की जा सकती है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि संविधान का उल्लंघन करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि अगर संविधान का उल्लंघन हो रहा है प्रेसिडेंट के द्वारा, है ना, तो उसके लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध जो है अभियोग यानी कि महाभियोग प्रस्ताव यानी कि हटाने का प्रस्ताव जो है उसकी जो कार्रवाई शुरू होगी वो किसमें शुरू की जा सकती है, कहाँ पे वो शुरू होगी। क्लियर? क्या वो लोकसभा में शुरू होगी, क्या वो राज्यसभा में शुरू होगी, क्या संसद के किसी भी सदन द्वारा उसको शुरू किया जा सकता है, या फिर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा उसको स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है। तो अभी हमने देखा कि राष्ट्रपति के विरुद्ध जो अभियोग यानी कि हटाने का जो प्रस्ताव लगता है क्यों, संविधान के उल्लंघन के लिए, तो वो संसद लगाती है, संसद द्वारा महाभियोग, है ना। ठीक है। और हमने देखा कि संसद में हमारे पास दो सदन होते हैं, एक लोकसभा होता है और एक राज्यसभा होता है। क्लियर? अब क्वेश्चन ये पूछा है, यहाँ तक हमें समझ आ गया है। अब क्वेश्चन पूछा है कि कार्रवाई शुरू कहाँ पे होगी, क्या वो लोकसभा में शुरू होगी या फिर वो राज्यसभा में शुरू होगी। तो कार्रवाई जो है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है। ठीक है, संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू की जा सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, मतलब ये जरूरी नहीं है कि लोकसभा ही पहले लगाएगी या राज्यसभा ही पहले लगाएगी, बस शर्त ये है कि दोनों सदनों से उपस्थित और मतदान में जो वहां पे भाग ले रहे हैं उनके 2/3 बहुमत से वो पास होनी चाहिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 28 क्वेश्चन क्या कहता है, 28 क्वेश्चन कहता है कि कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। ठीक है। अब यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अब क्या कहा है कि कार्यकाल पूर्ण होने से पहले पहले ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। राष्ट्रपति को कौन हटा सकता है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या संसद द्वारा महाभियोग लगाकर। तो इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आंसर है कि कौन, हमने अभी अभी देखा कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर जो है वो कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व जो है वो भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्लियर? ठीक है। और जब भी अगर बात आती है तो इसमें आंसर क्या होगा, संसद ही आंसर होगा। अब देखो, जब राष्ट्रपति के चुनाव की बात आती है तो संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, और जब उसको महाभियोग हटाने की बात आती है तो संसद के सभी सदस्य उसमें भाग लेते हैं। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कम से कम कितने दिन की लिखित
सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन के टाइम पे भी बताया कि अगर किसी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगा रही है या लोकसभा लगा रही है, राज्यसभा स्टार्ट कर रही है, तो उससे पहले क्या राष्ट्रपति को इन्फॉर्म करना जरूरी है, या फिर उसको तब पता चलेगा जब वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है, तो संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति को जो है वो इन्फॉर्म करना जरूरी है, ताकि वो उस मैटर में अपनी क्लैरिफिकेशन दे सके कि एक्चुअल में मैटर क्या है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कम से कम कितने दिन की लिखित कार्रवाई के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? क्या 7, 14, 30 या 60? ठीक है, तो हमने पहले ही क्वेश्चन में देखा 14 दिन पहले जो है वो क्या करना चाहिए, 14 दिन पहले जो है वो सूचना देनी चाहिए किसको, राष्ट्रपति को, कि हम आपके ऊपर जो है महाभियोग यानी कि हटाने का जो प्रस्ताव है वो पारित करने जा रहे हैं। ठीक है, तो 14 दिन याद रखना है आपको कि 14 दिन पहले जो है वो इन्फॉर्म किया जाना आवश्यक है, संविधान में ऐसा कहा गया है। क्लियर? चलिए 30th कहता है, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है संसद में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? ठीक है, अब ये कहता है कि कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए पास करने के लिए, कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, है ना? ठीक है, हमने पहले भी पढ़ा है, अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत, सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3 बहुमत, सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, सदन के विशेष बहुमत। ठीक है, अब देखो हमें ये पता है कि हमने पहले ही मैंने आपको बताया 2/3 सदस्य, 2/3 सदस्य, लेकिन ये दो जगह पे आता है ना? तो हमें क्या देखना है, ये कुल सदस्यों में से नहीं होगा। कुल सदस्य का मतलब है कि संसद के यानी कि लोकसभा के कुल सदस्य हैं 543 और राज्यसभा के कुल सदस्य हैं 245, तो इनका 2/3 नहीं, किसका 2/3? इनका 2/3 जो वहां पे उपस्थित हैं और मतदान में भाग ले रहे हैं, जो क्या है उपस्थित हैं, क्योंकि जरूरी थोड़ी है 543 ही प्रेजेंट होंगे, कम भी हो सकते हैं, है ना? और राज्यसभा के 245 में कम भी हो सकते हैं और होते भी हैं नेचुरली, सबका एक साथ होना पॉसिबल नहीं होता, तो मैक्सिमम एब्सेंट तो होते ही हैं। ठीक है, तो सदन में जो उपस्थित हैं और भाग मतदान में भाग ले रहे हैं उनका 2/3 बहुमत। अब मैं देखो बार बार ये वर्डिंग क्यों करती हूँ, क्योंकि पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है और बच्चे करते हैं सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत, तो इनका 2/3 बहुमत नहीं होगा, बल्कि जो वहां पे प्रेजेंट है उस दिन जिस दिन में प्रस्ताव पारित हो रहा है और जो वहां पे वोट कर रहे हैं उनका 2/3 बहुमत, तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका ए। क्लियर? ठीक है, हाँ मैं अभी एक बार फिर आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि आपकी अभी आज से एचपी जीके की डेली 4 बजे क्लास लगेगी लाइव। ठीक है, और मैथमेटिक्स की 5 बजे लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है आज से। ठीक है, और इसी के साथ आपका मैंने बताया जो पीडीएफ है वो जो मैं एक्स्ट्रा आपको लिखवाती हूँ तो वो भी एज इट इज सेव आपको उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 31 क्वेश्चन क्या कहता है, 31 क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद गोपनीयता की शपथ दिलाता है? क्योंकि देखो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि उसको शपथ कौन दिलाता है, और कौन दिलाता है, क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता? क्लियर? तो कौन दिलाता है राष्ट्रपति को उसके पद और गोपनीयता की जो शपथ है, ओथ कौन दिलाता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, या इसको बोल सकते हैं सीजीआई, कई बार ऑप्शन में सीजीआई भी आ जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, है ना? ठीक है, या फिर इसको बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 32 क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? अब देखो क्वेश्चन क्या है, आंसर दे दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश
के समक्ष जो है वो शपथ ग्रहण करता है। आंसर दे दिया है हमारे पास। अब उसका आर्टिकल पूछा है, कोई कौन सा आर्टिकल ये कहता है, क्या आर्टिकल 58, 60, 66 या 70? ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 60 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति जो है वो आर्टिकल 60 के अकॉर्डिंग जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष जो है शपथ ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप में से जितने भी ज्वाइन किया है क्लास को अभी, तो आपको अगर किसी का भी आंसर आता है तो आप काइंडली आंसर करें आप, है ना, तो उससे ज्यादा इंप्रूवमेंट होती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? ठीक है, अगर देखो मैंने आपको अभी बताया कि भारत का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, ठीक है, यानी कि सीजीआई शपथ दिलाता है। अगर वो एब्सेंट है, किसी भी रीजन से वो अनुपस्थित है, कौन, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेगा? ठीक है, तो क्या उपराष्ट्रपति शपथ दिलाता है, क्या महान्यायवादी शपथ दिलाता है, क्या लोकसभा का अध्यक्ष शपथ दिलाता है, या सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सर्वोच्च न्यायालय का जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, यानी कि सीनियर जो न्यायाधीश होता है, सीनियर जो जज होता है इसकी अनुपस्थिति में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए, अब इसका आंसर क्लियर हो गया। दो आपने ऑप्शन याद रखने हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है, अगर वो एब्सेंट है किसी वजह से, तो वरिष्ठ न्यायाधीश। चलिए, भारत का राष्ट्रपति अपना यहाँ पे त्याग पत्र होगा, ठीक है, यहाँ पे अपना त्याग पत्र है ना, तो 3 रीजन से जो है वो राष्ट्रपति का पद जो है वो 5 साल से पहले खाली हो सकता है। पहला रीजन क्या है, उसकी अगर मृत्यु हो जाती है। दूसरा रीजन है कि वो अगर त्याग पत्र दे दे किसी भी रीजन से, अगर उसकी हेल्थ इशू है या कोई और प्रॉब्लम है, तो वो अगर त्याग पत्र दे देता है तब। और तीसरा रीजन क्या है कि अगर उसको महाभियोग द्वारा हटाया जाए। ये 3 रीजन है जब राष्ट्रपति का पद जो है 5 साल से पहले जो है वो खाली हो जाता है। 5 साल से पहले रिक्त। क्लियर? अब कहते हैं कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? अगर भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है तो वो किसके पास देगा? क्या वो प्रधानमंत्री के पास देगा, क्या उपराष्ट्रपति के पास, लोकसभा अध्यक्ष के पास, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास? तो वो अपना त्याग पत्र देता है भारत के उपराष्ट्रपति के पास, वो अपना त्याग पत्र देगा। क्लियर? चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? अब इसमें आंसर दे दिया है ना, अब इसमें आंसर दे दिया है कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति जो है इसकी सूचना किसको देगा? प्रधानमंत्री को देता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश को देता है, लोकसभा अध्यक्ष को देता है, या भारत के महान्यायवादी को देता है। ठीक है, तो ये जो है ये किसको देगा? भारत के, मतलब भारत के या संसद के लोकसभा के अध्यक्ष को। क्लियर? इन्फॉर्म करता है उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया है। तो आंसर नंबर हो जाएगा इसका सी। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों, कृत्यों का मतलब है उसके कार्यों, है ना, क्योंकि पेपर में वर्डिंग ऐसी आती है जो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है। कृत्यों का मतलब क्या है? कार्यों। क्लियर? कि अगर एक ही समय में एक साथ राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्योंकि हमें पता है कि राष्ट्रपति एब्सेंट होता है तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करता है, और दोनों का पद अगर रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कौन करता है? भारत का महान्यायवादी, भारत का मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, या राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो क्या करता है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो है वो
एज ए प्रेसिडेंट जो है वो काम करता है। एकमात्र न्यायाधीश बने हैं, जो न्यायाधीश, जो मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के नाम काम किया है, वो थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ठीक है, कौन थे वो? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। याद रखना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश थे भारत के जिन्होंने राष्ट्रपति के रूप में जो था वो काम किया था। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 37 कहता है कि यदि मृत्यु के आपदा को हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, सुपोज मृत्यु, 3 रीजन बताए थे, मृत्यु हो गई, त्यागपत्र उसने अपना राष्ट्रपति के पास दिया और उसको संसद ने हटा दिया, है ना, इन 3 रीजन से राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया, तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा? ठीक है, हमें पता है कि जब राष्ट्रपति का पद इन तीनों रीजन से किसी भी रीजन से रिक्त होता है तो उस कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करता है? प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं। उपराष्ट्रपति? यस, उपराष्ट्रपति। और भारत का मुख्य न्यायाधीश तो तब करेगा, थर्ड ऑप्शन है ना आपका, भारत का मुख्य न्यायाधीश, तो वो तब करेगा जब क्या होगा? उपराष्ट्रपति भी अब्सेंट होगा। क्लियर? ऐसे अदरवाइज नहीं। क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे? है ना, कौन से थे जो केंद्र में केंद्रीय गृह मंत्री रह चुके थे और उसके बाद जो, जैसे अभी अगर हम द्रौपदी मुर्मू की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू जो थी वो राष्ट्रपति बनने से पहले झारखंड राज्य की राज्यपाल थी। क्लियर? तो अभी ये क्वेश्चन पूछ रहा है राष्ट्रपति बनने से पूर्व जो है केंद्रीय गृह मंत्री थे वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकटरमणी। ठीक है, तो वो जो पहले गृह मंत्री रह चुके थे और उसके बाद वो राष्ट्रपति बने हैं वो थे ज्ञानी जैल सिंह। क्लियर? चलिए, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 20 तक। है ना, ठीक है, अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है आज। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का नहीं रहा है? मतलब इसका मतलब है कि इनमें से कौन है जो कभी भारत का राष्ट्रपति बना ही नहीं, है ना। ठीक है, कौन राष्ट्रपति नहीं रहा? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन जो थे वो भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे और पहले उपराष्ट्रपति थे। जाकिर हुसैन जो थे वो भी भारत के राष्ट्रपति रहे हैं, यानी जैल सिंह भी राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन सी राजागोपालाचार्य जो थे वो भारत के कभी भी जो है वो राष्ट्रपति नहीं बने हैं। इवन ये जो थे वो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल बने हैं। क्या बने थे ये? पहले भारतीय गवर्नर जनरल। कौन? राजा गोपालाचार्य। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा डी इसका। क्लियर? चलिए, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार। ठीक है, ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन बहुत बार पहले एग्जाम में ट्रेंड में था कि भारत के चुने जाने वाले पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री, बहुत ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो वो हमें पता है मोरारजी देसाई थे। ठीक है,
मोरारजी देसाई थे, 1977 में इनकी सरकार बनी थी, ठीक है। और मोरारजी देसाई जो थे वो अब तक के जितने भी पीएम हुए हैं, प्रधानमंत्री हुए हैं, उनमें सबसे वरिष्ठ है ना। कई बार पूछा जाता है कि सबसे वृद्ध जो है वो प्रधानमंत्री कौन रहे हैं, तो वो कौन रहे हैं, मोरारजी देसाई। और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, तो उनके जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई थे, 1970 में ये बनी थी। तो उसी तरह भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे राष्ट्रपति के लिए, अब ये राष्ट्रपति का पूछा हुआ है। वीवी गिरी, नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह या डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। तो वो बने थे नीलम संजीव रेड्डी जो थे, वो बने थे पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है। लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं। क्लियर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या ए और बी दोनों, ठीक है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, देखो एक ही अभी तक एक ही ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो 2 बार जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं, और वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और डॉक्टर जो एस राधाकृष्णन है वो क्या है, 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, 2 बार उपराष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। देखो और जाकिर हुसैन भी राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब ये 2 बार उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद ही सेकंड राष्ट्रपति बने थे। पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस, देखो पहले जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद, और पहले उपराष्ट्रपति थे एस राधाकृष्णन, ठीक है। और दूसरे ये राधाकृष्णन जो है राजेंद्र प्रसाद के बाद फिर प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए 42 क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। अब देखो राष्ट्रपति जो है वो बहुत सारी नियुक्तियां भी करता है ना। हालांकि अगर ये पूछा जाए कि ये नियुक्तियां किसके कहने पर की जाती हैं, यानी कि किसकी सलाह पे की जाती हैं, तो प्रधानमंत्री और उसकी कैबिनेट की सलाह पे की जाती हैं। लेकिन अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन सी नियुक्तियां करता है या इसकी नियुक्ति कौन करता है, तो डायरेक्ट आंसर राष्ट्रपति आएगा। अगर पूछा जाए किसकी सलाह से, तब आपका आंसर चेंज होगा। क्लियर। ठीक है। तो अब कहा है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता है ना। तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल या मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है, जो अभी हैं राजीव कुमार, है ना, निर्वाचन आयुक्त, यानी कि जो चुनाव आयोग है ना, उनके जो हेड हैं वो है राजीव कुमार प्रेजेंट टाइम में। राज्यपाल, अलग अलग स्टेट के जो राज्यपाल काम कर रहे हैं अभी अपने अपने स्टेट के जो हेड है, उनकी नियुक्ति भी प्रेसिडेंट करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है वो जीत के आता है या तो लोकसभा के सदस्य के रूप में या राज्यसभा के सदस्य के रूप में, और जिस भी दल को बहुमत मिलता है उस दल का जो नेता होता है उसको नियुक्त करता है राष्ट्रपति। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का क्या होता है, चुनाव होता है, उसकी जो है वो नियुक्ति नहीं होती है, इसलिए राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक। और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, ये हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा उपराष्ट्रपति चलेगा उसमें हम करेंगे। क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 43 कहता है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति करता है। अब हमने पहले पढ़ा कि नहीं करता है, और अब हम पढ़ेंगे करता है। कौन सी नियुक्ति जो है, कौन सी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है। भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या उपरोक्त सभी। ठीक, कौन सी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, तो राष्ट्रपति जो है महान्यायवादी की नियुक्ति भी करता है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, यानी कि जिसको कैग कहा जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, उसकी नियुक्ति भी, और राज्यपाल जितनी भी स्टेट है या किसी एक स्टेट का या सभी स्टेट्स के जो राज्यपाल नियुक्त होते हैं वो प्रेसिडेंट करता है। तो आंसर नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। क्लियर। चलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? 44 कहता है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, नहीं होती है। फिर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अब देखो इसके अलग है ऑप्शन सारे, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या जितने भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है उन सबकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है। सेना के जितने भी प्रमुख हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति लोकसभा ही करती है। लोकसभा अपने में से, जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं अपने में से एक को लोकसभा जो है वो अध्यक्ष के रूप में चुन लेती है। क्लियर? अच्छा, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो लोकसभा है उसके जो अध्यक्ष है वो कौन है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर, इच्छा तक मतलब भारत के उसको मतलब हटाने का कोई प्रोसेस नहीं है। जैसे महाभियोग हटा लगाना है या संसद उसको प्रस्ताव पारित करके हटाएगी, उसको कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। जिसको कहा जाता है, एग्जाम में कई बार वर्ड आता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक कौन अपने पद पर रहता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। अब इन सबको हटाने का एक प्रोसेस होता है एक को छोड़ के, है ना, और वो है राज्यपाल। राज्यपाल को जो है वो राष्ट्रपति अपनी इच्छा से हटा सकता है, क्योंकि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति की द्वारा की जाती है और इसको हटाता भी राष्ट्रपति ही है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है? वित्त बिल, मनी बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? ठीक है, अब ये एकमात्र ऐसा बिल है ना। देखो कोई भी बिल है, देखो जब भी कोई कानून बनता है ना, तो उससे पहले वो बिल होता है। यानी कि जैसे यहाँ पे लोकसभा है, राज्यसभा है और प्रेसिडेंट है, ये तीन है, तो ये बिल होगा। और जब ये यहाँ की प्रोसेस के बाद ये कानून बन जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा इसको पास करेगी, राज्यसभा इसको पास करेगी और प्रेसिडेंट इस पे सिग्नेचर करेगा और वो कानून बन जाएगा। तो कहता है वित्त बिल जो है उसके लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? कौन पहले? क्योंकि प्रेसिडेंट कब देगा परमिशन? जब लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर देगी, उसके बाद तो वो सिग्नेचर करेगा, उसको परमिशन देगा कि हाँ उसको कानून बनाया जा सके। लेकिन ये वाला बिल है वो क्या होगा? यहाँ पे ये बिल है, कौन सा? वित्त बिल है। उसको क्या होगा? यहाँ पे एक स्टेप और जुड़ जाएगा, फिर लोकसभा, फिर राज्यसभा और फिर प्रेसिडेंट और फिर कानून। ठीक है, अब यहाँ पे कौन परमिशन देगा उसको? पहले पूर्व स्वीकृति आवश्यक है किसकी? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की, या किसी की भी नहीं, है ना। तो इसका क्या हो जाएगा कि किसकी पूर्व जो है वो स्वीकृति आवश्यक है? तो वो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। कि राष्ट्रपति क्या बोलेगा? हाँ इस वित्त बिल को जो है वो संसद में पेश किया जाए, है ना। तो इसकी पूर्व स्वीकृति, फिर लोकसभा में जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेगा और फिर वो कानून बन जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा इसका? आंसर नंबर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। क्लियर? ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में से दो, एक तो है कि चुने हुए जो इलेक्ट होते हैं और दूसरा है नामित। कौन करता है? राष्ट्रपति। और राज्यसभा में भी चुने हुए और दूसरा है नामित। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसमें जो है
टोटल पूछा हुआ है ना संसद में, तो दोनों सदनों की बात कर रहा है। तो लोकसभा में जो है वो कोई भी 543 में से सारे के सारे जो है वो चुने हुए हैं, नामित कोई नहीं है। क्लियर। और राज्यसभा के टोटल है 245, इनमें से जो आपके 12 हैं वो है नामित, जो राष्ट्रपति चुनता है, और चुने हुए हैं 233। क्लियर। तो टोटल कितने हुए? 12 हुए, क्योंकि लोकसभा में तो है ही नहीं, क्योंकि पहले तो लोकसभा में आते थे 2 मेंबर एंग्लो इंडियंस के, लेकिन 104वां संवैधानिक संशोधन जो 2020 में हुआ है, उसके द्वारा क्या हुआ है, इनको खत्म कर दिया गया है। एंग्लो इंडियन के जो 2 मेंबर राष्ट्रपति चुनता था या नामित करता था, अब सिर्फ राज्यसभा में है। तो संसद के जो टोटल आगे वो आगे 12, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं क्या कहता है। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? क्षमादान करने की पावर बिल्कुल है, क्षमादान कर सकता है। न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाएगा। ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट देख लेते हैं। आपातकाल की घोषणा करे, आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। क्लियर। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमादान कर सकता है, आपातकाल की घोषणा कर सकता है, या और क्षमादान कर सकता है। सिर्फ ये वाला काम वो नहीं करेगा, है ना। न्यायालय के जो जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी उनके न्यायाधीश हैं, उनको हटाती है संसद प्रस्ताव पारित करके। क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन हटाती है? संसद हटाती है प्रस्ताव पारित करके, बाकी क्षमादान करता है। ठीक है, आपातकाल की घोषणा करता है, क्योंकि देखो क्षमादान की पावर है 72 के अकॉर्डिंग, पावर है 1 के अकॉर्डिंग, आपातकाल की घोषणा करता है तो इमरजेंसी 552 में नेशनल इमरजेंसी लगती है, 556 में प्रेसिडेंट रूल लगता है, और 360 में फाइनेंशियली अगर कोई इशू हो जाता है, जिसको वित्तीय आपात कहते हैं, वो लगाया जाता है। पर कौन लगाता है? प्रेसिडेंट लगाता है। क्लियर। चलिए ठीक है, अब देखते हैं 49 क्या कहता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ठीक है, राष्ट्रपति के पास क्या पावर है? राष्ट्रपति के पास पावर है कि सर्वोच्च न्यायालय से वो परामर्श यानी कि एडवाइस दे सके। कौन सा आर्टिकल ये कहता है? 129, 132, 143 या 32। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 143 ये कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सके, लेकिन उस परामर्श को मानना या ना मानना ये प्रेसिडेंट की इच्छा पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 50 क्वेश्चन नंबर कहता है कि राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ठीक है, अब हमने देखा कि हमने प्रोसेस क्या देखा था? प्रोसेस देखा था कि कोई भी बिल जो है लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट के पास जाएगा, है ना, उसके बाद वो कानून बन जाता है। लेकिन प्रेसिडेंट क्या करता है? किसी भी बिल को एक बार जो है वो लौटा सकता है, उसको फिर से के बारे में सोचो, एक बार लौटा सकता है। लेकिन अगर वो दूसरी बार आ जाए या फिर उसको थोड़ा सा चेंज करके पास हो जाए, तो प्रेसिडेंट को उसमें सिग्नेचर करनी पड़ती है। लेकिन एक विधेयक ऐसा है जिसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाया जा सकता। वो कौन सा है? वो वाला बिल है जो पहले ही राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेकर ही संसद में पेश होता है ना। और हमें पता है कि साधारण विधेयक नहीं है, गैर सरकारी विधेयक नहीं है। हमने पढ़ा था कि धन विधेयक या वित्त विधेयक जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है? वो होता है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से पहले लोकसभा में पेश होगा, फिर राज्यसभा के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा। उस बिल को वो वापस नहीं लौटाएगा, क्यों? क्योंकि वो तो पहले प्रेसिडेंट की परमिशन से ही संसद में आया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये सारे जो आपको मैंने आज क्वेश्चन करवाए हैं, मैं अभी भी कह रही हूँ, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये सारे जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे।
डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया है तो आप उसको ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको जो मैंने एक्स्ट्रा इसमें अगर कोई चीजें ऐड की होती हैं तो वो भी वहां पे आपको मिल जाएंगी। क्लियर? इसके आंसर की है तो वहां पे आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, और मैं जैसे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि मिशन तेजस जो है 24-25 का, जिसमें हिमाचल जीके आज से क्लास 1 है उसकी 4 बजे लाइव होगी। सूरज सर उसको कराएंगे। ठीक है, आपने वो क्या करनी है, लाइव रहना है 4 बजे। और एक और क्लास है हमारी मैथमेटिक्स की, वो भी आज से ही शुरू है 5 बजे शाम में। लकी सर उसको करवाएंगे। तो आपने 4 और 5 बजे जो है आपने लाइव रहना है। 40 पे तो आप क्लासेस लगाते ही हो। क्लियर? इसी के साथ जो है आज की क्लास जो है वो खत्म होती है।